हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आत्मरक्षा के बारे में, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में आपका जो आत्मरक्षा का अधिकार है उसमें आप किसी को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं और कब आप इस अधिकार को यूज कर सकते हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर आईपीसी 1860 यानी कि खुद की रक्षा किस हद तक की जा सकती है, जानिए क्या कहते हैं आपके आईपीसी के प्रावधान। ये हम इस वीडियो में आज जानेंगे। आईपीसी अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 96 से सेक्शन 106 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। तो आगे चलते हैं अपने वीडियो के साथ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर आईपीसी, पहले हम देखते हैं कि सभी धाराओं को, जो सेक्शंस हैं, उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है। 96 सेक्शन जो है ये बात करेगा थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, जो चीज़ें प्राइवेट डिफेंस में की जाती हैं, यानी कि प्राइवेट डिफेंस को डिफाइन करता है सेक्शन 96। धारा 96 आपकी आत्मरक्षा की परिभाषा को परिभाषित करती है। सेक्शन 97 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी। ये बताता है कि प्राइवेट डिफेंस किस चीज़ों के अगेंस्ट में आप ले सकते हो। आप अपनी बॉडी के लिए प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में भी आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। 98 बात करता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि या तो चाइल्ड है, भाई अभी तक उसने मैच्योरिटी लेवल अचीव नहीं किया है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनसेन पर है, अनसाउंड माइंड का है, वो अगर आपके ऊपर अटैक करता है तो आप प्राइवेट टू डिफेंस का जो राइट है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। 99 यह बात करेगा कि जो एक्ट है, जो ये एक्चुअली 99 क्या, ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन इन द सेंस कि कब आप प्राइवेट, जो आपका प्राइवेट डिफेंस है, उस राइट को यूज नहीं कर सकते। ये 99 में 3 ऐसी कंडीशन बताई गई हैं जहां पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ आपके पास आपका आत्मरक्षा का अधिकार नहीं रहेगा। तो सेक्शन 99 को सभी सेक्शंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये कंडीशंस छोड़कर ही आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। सेक्शन 100 बात करेगा कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, यानी कि प्राइवेट डिफेंस में अपनी आत्मरक्षा में आप सामने वाले की को मृत्यु कारित किन हालातों में कर सकते हैं, उसको डेथ कॉज कब कर सकते हैं, यानी कि जब कोई आपके ऊपर अटैक करता है और अपनी बॉडी के प्राइवेट डिफेंस में आप उसको जान से कब मार सकते हैं। सेक्शन 101 यह बात करेगा कि ये जो है, जो अदर देन दी डेथ है, सेक्शन 100 में हमने बात की डेथ की, तो फिर डेथ के अलावा जो हार्म है, आप भाई सामने वाले को कितना हार्म पहुंचा सकते हैं। जनरल लोगों में ये एक डाउट रहता है कि भाई हम प्राइवेट डिफेंस में कितनी चोट पहुंचा सकते हैं सामने वाले को। तो सेक्शन 100 और सेक्शन 101 आपको यही बताते हैं कि सेक्शन 100 में जो कंडीशन दी गई है, उन कंडीशंस में टोटल 6 कंडीशंस हैं यहाँ पे, आप सामने वाले को डेथ कॉज कर सकते हो। और सेक्शन 101 बताता है आपको कि उन कंडीशंस को छोड़ के जितना आपकी बॉडी के ऊपर डेंजर है, आप उतना ही रिपेल कर सकते हो, उतना ही उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सकते हो। अभी 102 यहाँ पे बात करेगा कि कमेंसमेंट कब होगी, कब ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्टेंस में आता है और कब तक ये रहता है। जब आपकी बॉडी जैसे ही डेंजर में आती है ये स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आपकी बॉडी डेंजर में रहेगी तब तक ये जो राइट है आपके पास रहेगा। सेक्शन 103 बात करेगा कि भाई अभी अतः हम बात कर रहे थे बॉडी की, दूसरा क्लॉज हमने कहा था कि प्रॉपर्टी भी, प्रॉपर्टी आपकी खुद की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। उसमें कोई रॉबरी कर रहा है, कोई थेफ्ट है, कोई मिसचीफ है, तो इन कंडीशंस में कोई अभी आपको डिस्पोजेस कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी से, तो इन दोज केसेस आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। लेकिन अब उसमें आप डेथ कब कॉज कर सकते हैं, तो टोटल 4 कंडीशन है, उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 104 पे कि ऐसे राइट्स
जो है अदर देन डेथ क्या होगी, जैसे 101 में हमने बात की थी, वही बात ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ 104 में कर रहा है। सेक्शन 105 बिल्कुल 102 वाली बात कर रहा है। 102 और 105 दोनों सेम है। 102 बात करता है आपका बॉडी के लिए और 105 बात करता है आपके प्रॉपर्टी के लिए। अब एक कंडीशन आ जाती है कि आपने बहुत जगह देखा होगा राइट्स हो रहे हैं। मान लीजिए कोई भीड़ है, वो किसी व्यक्ति के ऊपर हमला बोल देती है, तो व्यक्ति क्या करेगा, अपना प्राइवेट डिफेंस कैसे लेगा। यहाँ पे उसको ये पता है अगर मैं भीड़ पे गोली चलाता हूँ तो हो सकता है अभी किसी इनोसेंट व्यक्ति की जान भी चली जाए, तो क्या उस केस में उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। तो जो ड्राफ्टर थे मैकॉले साहब, उन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा यहाँ पे, और सेक्शन 106 डाला गया है यहाँ पे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, यानी कि उस मॉब पे, क्राउड पे आपने गोली चला दी और अपनी सेल्फ की, खुद की बॉडी को, अपने खुद के बॉडी को हार्म से बचाने के लिए, तो वहां पर भी आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। सेक्शन 106 में वहां पे एक्सेप्शन आ जाएगी। तो ये हमने मोटा मोटी सभी सेक्शंस की बात की कि सेक्शंस क्या क्या हैं। अभी देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है। ये दो चीजों पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। पहला है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के लिए, खुद की बॉडी के लिए जो हम प्राइवेट डिफेंस का राइट लेते हैं। दूसरा आ जाता है यहाँ पे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। भाई हम देखिए बॉडी के बाद क्या आता है, प्रॉपर्टी आती है, जिसमें आपकी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी इंक्लूड है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ भाई आपका प्लॉट होगा, आपका हाउस हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, नहीं, ये मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास ज्वेलरी का बैग है, कोई उसे छीन रहा है, तो वहां पर भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। अभी हम सेक्शंस की थोड़ी सी लैंग्वेज को समझेंगे और साथ साथ कुछ केस लॉज भी डिस्कस करेंगे, जिससे चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले सेक्शन 96 ये कहता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी कि प्राइवेट डिफेंस के बारे में इसने बताया है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ऐसा कोई भी आपका एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो आपने अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए किया है। भाई खुद के बचाव के लिए की गई चीजें, बिकॉज खुद को बचाना हर एक व्यक्ति की का सबसे बड़ा राइट है। एवरीवन हैज द राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड हिज ओन प्रॉपर्टी आल्सो। ठीक है, और ये जो राइट है ये हर एक फ्री कंट्री अपने सिटीजन्स को देती है, और पूरे वर्ल्ड का कोई भी जो लीगल सिस्टम है वो इसको ऑफेंस नहीं मानता है। तो 97 अब आपको बताएगा कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था वो कब ले सकते हो आप, अपनी बॉडी पर भी और प्रॉपर्टी पे भी। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99। देखिए सेक्शन 99 यहाँ पे बोल्ड है, आप इसे समझ जाएंगे कि जो सेक्शन 99 है उसमें कई सारी रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ के, यानी कि वहाँ टोटल 3 रिस्ट्रिक्शन दी गई है, तो उन तीनों रिस्ट्रिक्शन को छोड़ के बाकी जब आपकी बॉडी पे या प्रॉपर्टी पे कोई डेंजर आता है तो आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, आप अपनी आत्मरक्षा को वहां पे कारित कर सकते हैं। देखिए अभी सेक्शन 97 में 2 क्लोज दिए गए हैं। पहला ये बात कर रहा है कि क्या है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, भाई अपनी खुद की बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब मान लीजिए भाई कोई किसी आप इनोसेंट व्यक्ति को ही अगर कोई मारने की कोशिश कर रहा है, आपने पीछे से आके उसको एक जोर से किसी डंडे से मारा जिससे कि वो उसको ना मार पाए, तो वहां पे आपने उसका सिर फोड़ दिया, आपने वहां पे उसको हर्ट को, ग्रीवियस हर्ट कॉज की है, लेकिन आपने किया किसी सामने वाले की बॉडी को बचाने के लिए, नहीं तो उसको गोली मार देता। तो जब आप किसी ऐसे काम को करते हैं तो वो आपका आपका अध्याय 4 जो है चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस का, उसमें आ जाता है और वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, भले ही आपने वो काम खुद की बॉडी को बचाने के लिए नहीं किया। इसीलिए 97 ने चीज यहाँ क्लियर कर दिया है कि जो है आपकी खुद की ओन बॉडी भी हो सकती है और बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन भी हो सकती है, बस आप कब करोगे, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले किसी भी एक्ट के अगेंस्ट में, ऑफेंस के अगेंस्ट में आप इस राइट को यूज कर सकते हैं। ये तो बॉडी की बात होगी। अभी दूसरी चीज मैंने कहा था कि भाई एवरीवन हैज द राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो जो सेकंड क्लोज है 97 का, ये कहता है कि प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल,
यह ध्यान दीजिएगा आप, हमने पहले ही बात की थी कि वेदर मूवेबल और इमूवेबल, क्योंकि इसमें मूवेबल में बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं कि भाई ये सिर्फ अपने हाउस, प्रॉपर्टी, ऑफिस, शॉप इन्हीं की बात कर रहा है। नहीं, ये प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और ये खुद की भी हो सकती है और किसी दूसरे व्यक्ति की भी हो सकती है। ये चीजें ध्यान देने की यहाँ पे कि प्रॉपर्टी आपकी खुद की हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो चाहे आपकी खुद की हो या किसी और व्यक्ति की हो। तो कब यूज करेंगे आप करेंगे अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ, अब आप यहां ध्यान दीजिए, थेफ्ट, थेफ्ट की बात कहाँ करते हैं हम, आईपीसी सेक्शन 378। जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो प्लीज उनको साथ साथ ना सेक्शन याद करिए, ये चीजें आपको बेनिफिट देंगी कि आपको सारे सेक्शंस भी याद हो जाएंगे। रॉबरी 390, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास आपका आता है 441 में, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, इन्हीं चीजों के कोई अटेम्प्ट करे या ये चीजें करे, यानी कि क्या करे, थेफ्ट कर, आपके घर में चोरी हो रही है, रॉबरी हो रही है। थेफ्ट और रॉबरी में कितना डिफरेंस आ जाता है, थेफ्ट में जब कोई हम पोजेशन से कोई चीज लेकर जाते हैं तो वहां पे कंसेंट नहीं होती है, और रॉबरी में क्या है, कंसेंट जबरदस्ती ली जाती है, उसको रॉबरी बोला जाता है। तो मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, तो देखिए जब आपकी जो रॉबरी है वो थेफ्ट भी हो सकती है और एक्सटॉर्शन भी हो सकती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ बीच में, सो दैट इन वर्ड्स भी आपको क्लियर हो जाए। जब आपका थेफ्ट है, थेफ्ट में कंसेंट नहीं था, एक्सटॉर्शन में भी कंसेंट जबरदस्ती लिया गया था। एक्सटेंशन में जो एक्सटॉर्शन है वहाँ फियर होता है, फियर ऑफ इंजरी, रॉबरी में भी फियर ऑफ इंजरी होता है, लेकिन रॉबरी में आपका जहां आपने कोई उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी, नॉर्मल हर्ट कॉज कर दी, या आपने उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या कन्फाइन किया है, ये एलिमेंट्स आ जाते हैं इनकी। चलिए हम फर्दर बात करेंगे। तो ये 97 बताता है, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक यहाँ तक। अभी देखिए बात करते हैं 98 की। अब मान लीजिए आप सड़क किनारे जा रहे थे, एक पागल व्यक्ति आता है और वो एक किसी तेज धार हथियार से आपके ऊपर हमला कर देता है। अब भाई वो अगर हम जनरल एक्सेप्शन में देखेंगे तो हमने सेक्शन 84 में, धारा 84 में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर पागल व्यक्ति कोई ऐसा अपराध कारित कर देता है तो उसे सजा नहीं होगी, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। भाई जब उसके पास तो डिफेंस है, लेकिन मेरी तो बॉडी को नुकसान पहुंच जाएगा ना। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा अनसाउंड व्यक्ति आपके ऊपर अटैक करता है, तो इन दैट केस आल्सो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतना ही रहेगा जितना अगर वो व्यक्ति अनसाउंड का नहीं होके एक सेन व्यक्ति होता, एक सेन पर्सन होता, यानी कि अगर वो पागल नहीं होता, नॉर्मल इंसान होता, तो और तब आपके ऊपर हमला करता, तो तब जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता वही आपके पास फिर भी रहेगा। तो सेक्शन 98 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of youth, the want of maturity। देखिए the want of maturity का यहाँ पे मतलब समझिए, बेर एक्ट में सारा खेल वर्ड्स का होता है। the want of maturity मतलब कि वो 7 साल से छोटा है और 7 से 12 के बीच भी हो सकता है, ठीक है। the unsoundness of mind, भाई वो अनसाउंड है, पागल है, वो किसी इंटॉक्सिकेशन में है। इंटॉक्सिकेशन की हमने कहाँ बात की थी, सेक्शन 85 में, जब आपकी विल के अगेंस्ट दे दी जाए, और 86 में क्या था भाई, जब भाई आपने खुद से ले लिया हो तब की बात ही करेगा। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो कि मैच्योर नहीं है, अनसाउंड माइंड का है या इंटॉक्सिकेशन में है, और वो आपके ऊपर अटैक कर देता है, या फिर कोई मिसकंसेप्शन, ये वर्ड मिसकंसेप्शन को यहाँ क्लियर कर देता हूं मैं, कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है भाई जिसने, जैसे हमने 79 में क्या बात की थी कि जस्टिफाइड बाय लॉ। अब भाई मान लीजिए वो खिड़की से पड़ोसी घुस रहा था, और ये भाई साहब क्या किए कि भाई इन्होंने लगा कि चोर घुस रहा है, और एक मतलब डंडा लेके उसको जोर से मारने लगे, तो उस वक्त उसकी बॉडी को हार्म पहुंच रहा है ना भाई। हालांकि ये जो कर रहा है ये भी ऑफेंस नहीं है अंडर सेक्शन 79, लेकिन जो सामने वाला बंदा जिसको चोर समझ के पीटा जा रहा है, उसके पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतना ही है, क्योंकि जो पिटाई उसकी हो रही है
वो मिसकंसेप्शन में हो रही है। तो इन सब में भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर हमला करता है तो इन दैट केस जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट दैट एक्ट विच वुड हैव इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस, यानी ये क्या कह रहा है, अगर वो ऑफेंस होता, ऑफेंस कब होता, जब वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का ना होता, वो व्यक्ति इमेच्योर ना होता, उसने इंटॉक्सिकेशन नहीं कर रखा होता, वो काम मिसकंसेप्शन में नहीं हो रहा होता, यानी कि तो भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। इलस्ट्रेशन दे दिया है यहाँ पे, वो भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेयर एक्ट में आपके इलस्ट्रेशन दे रखे हैं उन इलस्ट्रेशन से कई बार प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन उस वहीं से आते हैं, वो सेम आपके इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेनेशंस वही आ जाती हैं, तो इनको जरूर पढ़ा करें। जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, जेड जो है वो थोड़ा पागल है। अटेम्प्ट टू किल ए, वो किल ए को मारने की कोशिश करता है। तो जेड क्या है, जेड ने तो कोई ऑफेंस नहीं किया, अभी वो तो पागल था। तो बट ए ने तो क्या है, ए के पास वो सेम राइट रहेगा प्राइवेट डिफेंस का जो अगर जेड पागल नहीं होता तब वो अटैक करता, यानी कि हमारे जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए जो था, एक ए व्यक्ति था ए, ये अपने घर में घर रात में घुस रहा था जहां ये लीगली इंटाइटल है, मतलब इसी का घर था। तो जेड जो था पड़ोसी, उसने क्या किया, गुड फेथ में, देखिए यहाँ पे क्या किया, गुड फेथ था, उसको लगा कि जो ए है वो कोई हाउस ब्रेकर है, चोर है, सेंध लगा रहा है, तो उसने क्या किया, अटैक कर दिया ए के ऊपर, जेड ने। देखिए यहाँ जेड ने जो है, जेड सेक्शन 79 के हिसाब से जेड ने कोई क्राइम नहीं किया है, क्योंकि उसने मिसकंसेप्शन में ए के ऊपर अटैक किया है, ठीक है, तो उसने कॉमिट्स नो ऑफेंस। तो यहां तक आपको देखिए, यहां तक भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, कॉमिट नो ऑफेंस तो किस में भाई, जो सेक्शन आपका 79 है। लेकिन ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड विच वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन। मान लो जेड को पता था कि इसी का घर है, लेकिन फिर भी वो क्रिमिनल इंटेंशन से उसको पीटना चाहता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो भी ए के पास जो राइट है वही राइट यहां रहेगा। अभी 99 की बात कर लेते हैं। देखिए 99 क्या है कि ऐसे कौन से एक्ट हैं जिनके अगेंस्ट में आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। ये भाई ऐसे एक्ट है जिन पे ये लिमिटेशन लगा दी गई है कि अगर ऐसे एक्ट होंगे तो आप नहीं यूज कर सकते। सबसे पहला क्या होता है कि देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ द ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन। यहाँ पे कोई भी आत्मरक्षा का अधिकार आपके पास नहीं रहेगा किसी ऐसे कार्य के खिलाफ जो कि रीजनेबली क्या कॉज नहीं करता है, अप्रहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं करता है। इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन, या तो वो किया गया है या उसे करने की कोशिश की गई है बाय ये पब्लिक सर्वेंट। यहाँ सबसे ध्यान देने की चीज क्या है कि पब्लिक सर्वेंट का एक्ट है। पब्लिक सर्वेंट हमने कहाँ पढ़ा था, पब्लिक सर्वेंट हमने कहाँ पढ़ा था, इस कहाँ डिफाइन है, 21 में, सेक्शन 21 आईपीसी। एंड एक्टिंग इन गुड फेथ, और वो गुड फेथ में एक्ट करना, ऐसा नहीं है कि भाई वो जैसे हमने सेक्शन 77 में क्या पढ़ा था, एक्ट ऑफ द जज, तो वहां पे ही मस्ट एक्टिंग जुडिशियली इन अ गुड फेथ इन ऑफिशियल कैपेसिटी, तो फेथ उसका गुड होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। और ही मस्ट एक्टिंग अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहा हो। थ्रू दो एंड दैट एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, हो सकता है कि वो कानून से जस्टिफाइड ना हो, ठीक है, तो वहां राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा आपके पास। अब जैसे आपने कभी देखा कि लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने भाई, ठीक है, हालांकि किसी को पीटना लीगली नहीं है, लेकिन जब किसी को डंडा मारा गया तो उसकी बॉडी को हार्म हुआ, लेकिन उसके पास प्राइवेट डिफेंस ये नहीं है कि वो भी डंडा उठा के पुलिस वाला सिर फोड़ दे। अगर वो पुलिस वाला सिर फोड़ेगा तो उसको सजा मिलेगी वहां पे, तो वो सेक्शन 99 में वहां पे उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ जाती है कि सेम चीज है, बट यहाँ जो काम हो रहा है यहाँ पब्लिक सर्वेंट खुद नहीं कर रहा, यहाँ पे जो काम कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन पे हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। जैसे पब्लिक सर्वेंट कौन हो गया वहां पे, भाई एसपी है वो पब्लिक सर्वेंट है,
उसके कहने पे पुलिस वाले ने मार दिया, तो वहां एसपी की डायरेक्शन थी। तो अगर उसके डायरेक्शन में भी हो रहा है और वहां भी सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो आपका गुड फेथ है, और ये भी है कि अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से बिना किसी ऑफिशियल कैपेसिटी के किसी को पीट देगा वो। और हो सकता है कि जो डायरेक्शन उसने दी है दैट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाई इलीगल होंगी, बट जस्टिफिएबल बाय लॉ लिखा है यहाँ पे, यानी कि कानूनी तौर पर हो सकता है उन चीजों को गलत माना जाए उसकी जो निर्देश है, लेकिन अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के, किसी लोक अधिकारी के निर्देशों के ऊपर कोई ऐसा कार्य किया जाता है, ठीक है, विच डज नॉट रीजनेबली कॉज, जो कि आपकी मृत्यु या आपको बहुत ही मतलब बड़ा आघात ना पहुंचाए, जो आपको ग्रीवियस हर्ट ना पहुंचाए, आपको डेथ कॉज ना करे, उसके अलावा अगर कोई आपके साथ कुछ कर रहे हैं वो, तो आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। और जो लास्ट कंडीशन यहाँ पे है वो है कि यहाँ पे देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस in case in which there is a time to have resource to protection the public authorities। देखिए ये चीज क्या है, ये बिल्कुल अलग है, उन पब्लिक सर्वेंट के पहले दोनों थे। ये क्या कह रहा है कि भाई आपके पास टाइम था कि आप पुलिस के पास जा सकते थे, आप किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास जा सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने सीधा राइट टू प्राइवेट डिफेंस कर दिया। इट मीन्स तो आपने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस वहां पे खो दिया है। extent to which the right may be exercised, right of private defense in no case extend, ये क्या बात कर रहे हैं अभी, कितना बढ़ सकता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहां तक जा सकता है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है किसी भी हालात में, नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस, आपके बचाव के लिए जितना जरूरी है ना भाई उतना ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो ये मतलब कौन, ये चीज उन लोगों के लिए क्लियर करती है जिनको ये डाउट होता है कि हम कितना कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा नोट कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप ऐसा नहीं है कि सामने वाले को कभी भी कितना भी चोट पहुंचा देंगे, आपको उतना ही चोट पहुंचा, जैसे माना जाता है अगर आपको गोली भी चलानी पड़े तो आपको लोअर बॉडी पार्ट पे चलानी होती है, सो दैट कि बस वो आपके ऊपर अटैक ना कर पाए और आपकी बॉडी सेफ रहे। अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसकी, जो हमने अभी बात की, तो एक्सप्लेनेशन क्या क्या है यहाँ पे कि एक कोई ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन इज नॉट डिप्रीव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक व्यक्ति से उसका प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं लिया जा सकता। अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट एज सच unless he knows or reason to believe that the person doing the act is such public servant। भाई मान लीजिए अब पुलिस वाला तो सिविल ड्रेस में था और वो आपका मार रहा था, वो पब्लिक सर्वेंट तो तब भी है, आपको पीट रहा था भाई, हो सकता है वो जस्टिफाइड लॉ है कि नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये पब्लिक सर्वेंट है और उसने आके आपको मारने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच वाले सिविल में घूमते हैं, वो आके आपको मारने लगा, तो आप उसी टाइम के ऊपर उस पर अटैक कर सकते हैं। तब आपके पास ये एक्सेप्शन रहेगी कि जी मुझे थोड़ी पता था कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तो वहां पे आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। लेकिन आपको अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव, कि जब तक उसको या तो जानता हो कि वो पब्लिक अफसर नहीं है, या उसके पास रीजन हो ये बात करने का कि जो पर्सन है जो एक्ट कर रहा है इज सच पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ये सेम चीज है जब उसको ऐसा लगे कि जो डायरेक्शन दी गई है वो किसी स्टेट या अथॉरिटी की ने दी है कि नहीं दी है, मतलब जहां आपको नहीं पता कि भाई किसी की डायरेक्शन पे काम हो रहा है, तो वहां भी आप कर सकते हो। हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये था परम सुख, 1926 का केस है ये, ALGR 1037। एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस था जिसके साथ में कांस्टेबल गया था। इन्होंने क्या किया कि इनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई प्रॉपर्टी है जो चुराई हुई है वो एक्स के पोजीशन में रखी हुई है। तो ये क्या किया, उसके घर पहुंच गए। जैसे इन्होंने इनको घर एक्स का घर मिला तो एक्स अपने घर पे नहीं था, तो इन्होंने क्या किया कि उसके घर वालों से उसकी प्रॉपर्टी मांगी, उसकी वाइफ से, जो प्रॉपर्टी चोरी करके लाया है एक्स वो हमें दे दो। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो उसकी कोई नॉलेज नहीं है उस प्रॉपर्टी के बारे में।
तो उन्होंने क्या कहा कि आप वेट कर लो जब तक कि वो भाई उसका हस्बैंड नहीं आ जाता। तो उन्होंने क्या किया सब इंस्पेक्टर साहब ने कि भाई मैं वेट करूंगा क्या, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, तब तो वैसे भी ब्रिटिश राज था भाई, वो वैसे ही किसी की नहीं सुनते थे। तो उसने लेडीज को धमकाना शुरू किया और उसने क्या किया कि विद अ केन एंड लेड हैंड्स ऑन हर, और उसके ऊपर, तो उससे तो वो चिल्लाने लगी तो जो एक्यूज्ड रश टू द स्पॉट टू रेंडर हेल्प, जो भाई उसका पति था वो वहां से भागा और उसने क्या किया, उसने पुलिस वाले के ऊपर अटैक कर दिया। तो यहाँ पे कहा गया था कि जो सब इंस्पेक्टर का जो एक्ट था वो गुड फेथ में नहीं था और ये इलीगल था, तो वहां पे जो उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। यानी कि पुलिस वाले ने जो उस लेडीज को पीटा वहां पे उसके पास वो बिल्कुल इलीगल था, वो गुड फेथ में नहीं था, तो यहाँ पे जो प्राइवेट डिफेंस है ये माना गया था कि उसके पास रहेगा। अभी आ जाइए सेक्शन 100 पे। सेक्शन 100 हमने बात की थी कि हम अपने बॉडी के प्राइवेट डिफेंस में अपना सामने वाले की डेथ कॉज कब कर सकते हैं, कब हम जो हमारे ऊपर हमला करने वाला है उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है, ऐसे हालात कौन से रहेंगे, कब हम सामने वाले की आत्मरक्षा में मतलब उसको मौत दे सकते हैं, उसको मार सकते हैं। इस चीज का डाउट आपका सेक्शन 100 में क्लियर हो जाएगा। When the right of private defense of body extend to causing death, यहाँ देखिए टोटल 6 कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ क्या आती है कि सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज अप्रहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट। अब सामने वाला भी गन कॉक करके खड़ा है आपके सामने, वो ट्रिगर दबाने वाला है, तो ऐसे में क्या है आप भी उस पर गोली चला दो और ऐसे हालात में अगर आपने उसको मार दिया तो आपने इस जो सेक्शन 100 है इसके फर्स्ट क्लोज के तहत अपना आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है कि कोई ऐसा असोल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द अप्रहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असोल्ट, कि बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट आपको पहुंच सकती है। ठीक है, कोई तलवार लेकर मारेगा, तलवार हाथ कट जाए, ठीक है भाई, पैर कट जाए, कान कट जाए, ठीक है, दोनों पैरों के बीच में मारे कोई खींच के लात, तो ग्रीवियस हर्ट का सबसे पहला एलिमेंट है ना वो मैकुलेशन, तो भी आप उसको डेथ कॉज कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर कोई किसी महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कोई ऐसा असॉल्ट है जो कि लगता है कि भाई महिला का रेप हो जाएगा, तो उस कंडीशन में महिला उसको जान से मार सकती है। ठीक है, एंड कोई ऐसा असॉल्ट जो इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कोई अपनी अननेचुरल लस्ट के लिए, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती करता है, असॉल्ट यूज करता है। असॉल्ट का आपको अच्छे से क्लियर होगा कि असॉल्ट क्या होता है। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स आप पढ़ते हैं यहाँ पे, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट, ये आपका 351 में आता है असॉल्ट। तो जब कोई ऐसा असॉल्ट यानी जो शरीर के खिलाफ किया गया कोई ऐसा बल का प्रयोग जिससे कोई अपना जो एक्ट है सामने वाला वो करना चाहे आपकी इच्छा के विरुद्ध, उसे असॉल्ट कहा जाता है। पांचवा यहाँ पे है कि कोई किसी को किडनैप करना चाहता है या एबडक्ट करना चाहता है, ऐसी इंटेंशन अगर लग रही है तो वहां पर भी जो सामने वाला है हमलावर है उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। सिक्स्थली यहाँ पे क्या है कि एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confinement under the circumstances which may reasonably cause him apprehend that he will be unable to have recourse to public authorities for his release। मान लीजिए किसी ने आपको बंदी बना लिया है और आपको कोई ऐसे हालात नहीं दिख रहे कि आप अपनी आज़ादी के लिए किसी भी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, कहीं भी अप्रोच कर सकते हैं, आप उसकी कैद में ही रहेंगे, तो इन हालातों में भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। अभी यहीं पे क्या है कि एक और चीज ऐड हुई थी, मैंने आपको 6 ही बोले थे, सातवां क्यों नहीं बताया, क्योंकि 6 ही थे, सातवां ऐड किया गया था। तो उसके लिए 2013 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट्स किए गए थे, बहुत सारे क्रिमिनल अमेंडमेंट तब हुए थे, निर्भया वाले केस के टाइम की बात है शायद ये। तो उस वक्त देखिए एक चीज ऐड की गई यहाँ पे सेवंथली, यानी कि जहाँ पे एक आप डेथ कोज कर सकते हो, ऐसी एक और चीज यहाँ पे ऐड की गई कि कोई भी ऐसा एक्ट है जो थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू
थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be consequences of such act। मान लीजिए कोई किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंकना चाहता है, वो उसे जान से मार सकती है, और इस सेक्शन के तहत वो जनरल एक्सेप्शन में आएगी। एंड सी हैज डन नो ऑफेंस, उसने कोई अपराध नहीं किया है। यहाँ पे मैं दो चीजें और बात डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे दो चीजें इसके साथ में और ऐड हुई थी, 326A एंड 326B। ये क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 में 7th, ये जो मैंने लिखा है नीचे, ये लिखा गया है सिर्फ इसके लिए, ओनली 7th ऐड की गई थी 2013 में, उससे पहले 6 ही थी। अभी देखते हैं कि सेक्शन 101 क्या बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ऐसा जो एक्ट है ये अदर देन डेथ कब हार्म होगा, यानी कि आप कितनी क्षति पहुंचा सकते हैं मृत्यु के अलावा। अगर कोई ऑफेंस है बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन इनुमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, जो हमने 7 कंडीशन पढ़ी है, अगर वो कंडीशन नहीं आती है, यानी कि लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन जो हमने पढ़ी है अभी पिछले सेक्शन, यानी कि सेक्शन आपके 100 की यहाँ पे बात हो रही है, उन कंडीशंस को छोड़ के जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है किसका, बॉडी का, ये ध्यान देना, अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, राइट ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी। इट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द असाइलेंट। आप असाइलेंट की डेथ नहीं कर सकते वहां पे अगर वो उन 7 कंडीशन में नहीं आता है। बट डज नॉट एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 99। आपको यहाँ दो चीजें छोड़नी है, देखिए सेक्शन 99 की वो जो 3 रिस्ट्रिक्शन थी वो नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 100 की जो 7 कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए, टू दी वॉलेंटरी कॉजिंग टू दी असाइलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, तो वहां पे आप पहुंचा सकते हो। और 99 ने चीज आपको बता दी है क्लियरली कितना पहुंचा सकते हो, जितना आपको शरीर के बचाने के लिए आवश्यक है, उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करना है आपको। तो 101 आपको समझ में आ गया होगा। अभी 102 की बात करते हैं, कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 102 और 105 ये दोनों ही इसकी बात करेंगे। 102 बात करेगा बॉडी की और 105 बात करेगा प्रॉपर्टी की। इसमें केस था दियो नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आपका ये 1973 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो प्रिवेंटिव नेचर का है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है पनिटिव नेचर, जहां पे किसी को पनिशमेंट टाइप का बात हो गई, एक होता है प्रिवेंटिव नेचर। तो ये प्रिवेंटिव नेचर का है, ना कि पनिटिव नेचर का है। अगर इफ आफ्टर दी सस्टेनिंग सीरियस इंजरीज देर इज नो अप्रहेंशन ऑफ फर्दर डेंजर टू दी बॉडी, मान लो किसी ने मेरा 4-5 लाठी मार दी और उसके बाद मेरी शरीर को कोई खतरा नहीं है, तो वहां पे क्या है, जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। बट टू से दैट अपीलेंट कुड ओनली क्लेम द राइट टू यूज फोर्स आफ्टर ही हैड सस्टेन असोल्ट, वो फिर बाद में ये केस कर सकता है कि मेरे को मारा गया, ठीक है, लेकिन जैसे आपकी बॉडी उससे निकल जाती है खतरे से, वहां पे आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। तो इस केस में चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंस एज सून एज रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ डेंजर टू दी बॉडी अराइजेज। जैसे मुझे कोई मारने लगा, मेरे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ गया। ये थोर के हथौड़े के जैसा है, जैसे अटैक का हथौड़ा आपके हाथ में, ठीक है, और जैसे ही सामने वाले ने डेंजर हटा दिया वैसे हथौड़ा गायब, वैसे आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस चला जाता है। तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आपका अधिकार कब स्टार्ट होता है और कब तक आपके साथ रहता है, ये सेक्शन 102 ने बताया। किसके लिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। देखिए सेक्शन 103 क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि जब प्राइवेट डिफेंस है वो डेथ कॉज कर सकता है, कब, जब आपका ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। 100 में हमने किसकी बात की थी, आपकी बॉडी की, और यहां हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही चीजें हैं। पहला है रॉबरी, आपको यहाँ पे रॉबरी हो जाए 390 के हिसाब से, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट हो जाए, ठीक है, ये आपका 446 है,
आपका थर्डली है मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग और एज द प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कस्टडी। आपके घर में, गोदाम में, आपके भाई प्लॉट में, ऐसे किसी दुकान में कोई आग लगा दे, ठीक है, तो वहां पे। फोर्थली है कि जब थेफ्ट हो, मिसचीफ हो या हाउस ट्रेसपास हो, वो ऐसी सर्कमस्टांसेस में हो दैट कॉज अप्रहेंशन, जहां पे कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट आपको कॉज हो सकती है, ठीक है, कोई आपके घर में घुसा और वो आपको मार सकता है उस वक्त, ठीक है। तो ऐसे में जो आपका प्राइवेट डिफेंस है वहां पे क्या है, अगर आपने नहीं लिया तो आपको मार देगा, तो आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी में हमारे पास 4 ऐसे क्लोज आते हैं, 4 कंडीशन है जब हम डेथ कॉज कर सकते हैं। और बॉडी के प्राइवेट डिफेंस में हमारे पास टोटल 7 ऐसी कंडीशन है जब हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। अभी 104 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अदर देन डेथ, जो वहां पे 101 ने बात की थी, यहाँ 104 बात कर रहा है। यहाँ भी सेम वही बात आती है। अगर ऑफेंस है द कमिटिंग ऑफ विच और अटेम्प्टिंग ऑफ टू कमिट विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बी थेफ्ट हो, मिसचीफ हो, क्रिमिनल ट्रेसपास हो, और नोट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन इनुमरेटेड इन लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, जो भाई पिछले मैंने पढ़ी वो ना हो, दैट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। और यहाँ भी सेक्शन 99 की जो लिमिटेशंस है उनको ध्यान में रखते हुए अदर देन डेथ आप उसको हार्म पहुंचा सकते हो। 105 बात कर रहा है यहाँ पे कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस की, जो हमने 102 में पढ़ी थी। जो राइट है वो कमेंस होता है जब कोई रीजनेबल अप्रहेंशन डेंजर आपकी प्रॉपर्टी पे आ जाता है। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट द थेफ्ट कंटिन्यू रहता है जब तक कि ऑफेंडर ने हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी और आइदर असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन, जब तक पुलिस नहीं आ जाती, कोई सहारा नहीं मिल जाता, या फिर आपको आपकी प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाती, जब तक आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। देखिए रॉबरी के ये एलिमेंट होते हैं, हर्ट होती है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है, फियर होता है, ठीक है, जहाँ पे इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट का या इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यूज का, जब तक आपके ऊपर वो तीनों एलिमेंट का असर है, उनके अंडर में है आप, तब तक आप रॉबरी में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। और क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में तब तक आपके पास ये रहेगा जब तक कि ऑफेंडर अब क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ करता रहेगा, जब तक उसका प्रोसेस कंटिन्यू है तब तक आपके पास राइट टू डिफेंस भी कंटिन्यू है। उसने अपना काम खत्म कर दिया, आपका भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। अभी 106 में देखो हमने वही बात की थी कि जब कोई मान लो अनइनोसेंट पर्सन, जो हमने सबसे पहले बात की, भीड़ भड़ाके में एक भीड़ ने आपके ऊपर हमला कर दिया, क्राउड ने, मॉब आ गई अटैक करने के लिए, तो इन दैट कंडीशन क्या है कि भाई आपको बचाने के लिए एक इनोसेंट पर्सन की भी जान लेनी पड़ेगी, तो वो इस एक्सेप्शन में आ जाता है। अब इसका इलस्ट्रेशन ही इसकी क्लियर कर देगा, बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ए इज अटैक्ड बाई ए मॉब, एक भीड़ ने ए के ऊपर हमला कर दिया, हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, जो उसको जान से मारना चाहती है, ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो भाई ऐसे तो प्राइवेट डिफेंस का इफेक्टिवली तो यूज नहीं कर सकता, विदाउट फायरिंग ऑन दी मॉब, एक आदमी से लड़ सकता, 2 से लड़ सकता है। अब भाई रजनीकांत तो है नहीं जो सबसे लड़ाई कर लेगा, तो उस केस में क्या है, ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। भाई उसके पास इस रिस्क के बिना वो गोली चला सकता है कि किसी बच्चे को या इनोसेंट व्यक्ति को नहीं लगेगी, भाई किसी को भी लग सकती है भीड़ में। तो ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाई सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन, उसने कोई अपराध नहीं किया है अगर वो किसी बच्चे पे कोई गोली चला देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से सेक्शन 106 अंडर द चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नीचे हमारा मेल आईडी लिखा हुआ है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।